इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कार्ल मार्क्स के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मार्क्स के सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने का प्रयास किया था और उसी कड़ी में यह इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। इसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के नाम से जानते हैं। इसे आर्थिक नियतिवाद भी कहा जाता है। इसे ऐतिहासिक भौतिकवाद की संज्ञा भी दी जाती है और इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहा जाता है। इसलिए इसके बहुत सारे नाम हैं और इन सभी का एक ही अर्थ है कि कार्ल मार्क्स ने मानवीय इतिहास को आर्थिक और भौतिक दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयास किया है। कार्ल मार्क्स जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करता है और वो द्वंद्ववाद को समझाता है तो उसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकृति में और इस धरती पर जो भी विकास होता है वो द्वंद्वात्मक प्रणाली से होता है। यानी कि विकास की प्रक्रिया कभी भी सीधी सरल रेखा की तरह नहीं होती है। विकास बहुत सीधे तरीके से आगे की तरफ नहीं होता है, वरन यह बहुत ही जटिल और आड़ी टेढ़ी प्रक्रिया के द्वारा इतिहास आगे बढ़ता है। इतिहास को आगे बढ़ाने में क्योंकि भौतिक शक्तियां महत्वपूर्ण होती हैं, तो उस पदार्थ में ही एक अंतर्निहित संघर्ष होता है। पदार्थ स्वयं के अंदर जो आंतरिक विरोधाभास है, उस विरोधाभास के कारण उसमें द्वंद्व होता है और यही द्वंद्व उस पदार्थ की अगली अवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। और यह जो द्वंद्व है, मार्क्स ये कहता है कि जो भी प्रकट है प्रत्येक उस चीज पर लागू होता है और मानव इतिहास भी इसी प्रकार की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से आगे बढ़ा है। मार्क्स ये कहता है कि द्वंद्वात्मकता जो है वो मूल रूप से पदार्थ में होती है। इसलिए जो भी पदार्थ है वो पदार्थ अपने द्वंद्वात्मक शक्ति के कारण आगे से आगे एक नया रूप लेता जाता है। और जैसा कि उसने इस प्रक्रिया को समझाया, वाद, प्रतिवाद और संवाद, यह जो त्रयी है कि एक मूल स्वरूप होता है किसी भी वस्तु का, फिर उसके भीतर ही एक संघर्ष होता है, एक आत्मविरोध उत्पन्न होता है, उसका प्रतिवाद होता है और इस प्रतिवाद का भी फिर विरोध होगा और एक नया उसका रूप सामने आएगा जिसको संवाद कहा जाएगा। कालांतर में यह संवाद ही वाद का रूप ग्रहण करेगा। यही द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है उसको कार्ल मार्क्स मानव इतिहास पर लागू करता है और इसी सिद्धांत के आधार पर मानव के इतिहास के विभिन्न चरणों को समझाने की कोशिश करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का जो आधार है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। दूसरी बात, जब मानव इतिहास को समझाता है कार्ल मार्क्स, तब वो इस मूलभूत सिद्धांत से प्रारंभ करता है कि प्रत्येक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास और कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। जिंदा रहने के लिए अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए उसे श्रम करना पड़ता है। और क्योंकि प्रकृति मनुष्य को केवल कच्चा माल देती है, उस कच्चे माल से उसे अपने उपभोग के लिए उत्पादन करना पड़ता है। इसलिए प्रकृति से जो कच्चा माल मिला है उस कच्चे माल का मनुष्य अपने श्रम को मिला करके उत्पादन करता है और इसलिए मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं उनमें श्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और श्रम
और प्रकृति के द्वारा मिलने वाला पदार्थ या कच्चा माल। इसलिए मनुष्य के क्रियाकलापों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि पदार्थ का नियमित अपने श्रम के द्वारा परिष्कार करते जाना। और यह जो श्रम है, मार्क्स ये कहता है कि ऐसी वस्तु है जिसका कि संचय नहीं किया जा सकता और इसलिए निरंतर श्रम करने की आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो दूसरा मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि मनुष्य को कच्चे माल का उत्पादन करना पड़ेगा अपने श्रम के द्वारा। तीसरी बात इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या में ये निहित है कि क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति से पदार्थ का परिष्कार होता है और मनुष्य भी अपने श्रम के द्वारा उसका परिष्कार करता है, इसीलिए आर्थिक तत्व ही इतिहास के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। प्राचीन समय के कबीलाई समाज से लेकर के आज तक का जो विकास है, उस विकास का जो मूल आधार है यही आर्थिक आधार है। इसलिए मार्क्स ये कहता है कि जब पहले के विचारकों ने ये कहा, जैसे कि कार्लाइल ने ये कहा कि मानव का इतिहास वीर सैनिकों का इतिहास है, वीर राजाओं का इतिहास है, उन्होंने जो युद्ध लड़े, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसके कारण समाज में परिवर्तन आता चला गया और इतिहास एक युग से दूसरे युग की ओर बदलता है। जैसे कि हीगल ने इतिहास के विकास को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा और हीगल ये कहता है कि जब विचारों में परिवर्तन होता है, जब विचारधारा में परिवर्तन होता है, मनुष्य जब एक प्रकार के विचारों के समूह को छोड़कर जब दूसरे प्रकार के विचारों को अपनाते हैं तो उस विचार के अनुरूप ही वो समाज का निर्माण करते हैं, ऐसा हीगल का कहना था। इस प्रकार मार्क्स से पहले कुछ लोग, जैसे कि जो ईसाई इतिहासकार हैं, जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं, उनका ये कहना था कि धर्म ने इतिहास के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस प्रकार से मार्क्स से पहले जो विचारक थे उन्होंने अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के आधार बताए थे इतिहास के, लेकिन आर्थिक पक्ष की ओर किसी ने भी इतने शानदार तरीके से और इतने व्यवस्थित तरीके से किसी ने भी ध्यान आकर्षित नहीं किया था। कार्ल मार्क्स अपने इतिहास की जो व्यवस्थित व्याख्या करता है उसमें इसी आर्थिक तत्व को, मनुष्य के श्रम को और इस श्रम के कारण जो उत्पादन संबंध बनते हैं उसको इतिहास के आधार के रूप में समझने का प्रयास करता है। और अगली बात इतिहास की आर्थिक व्याख्या में ये है कि मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए श्रम करता है और श्रम का अर्थ ये है कि कच्चे माल से उसे उत्पादन करना पड़ेगा। इसलिए जो वास्तविक उत्पादन में जो व्यक्ति लगते हैं और जिस चीज से उत्पादन करते हैं, उन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है उत्पादन की शक्तियां। यानी कि उत्पादन करने वाला मनुष्य और जिससे उत्पादन होगा अर्थात कच्चा माल, ये दोनों मिलकर के कहलाएंगे उत्पादन की शक्तियां। और दूसरी जो चीज जो कार्ल मार्क्स बताता है वो है उत्पादन के संबंध। आर्थिक व्याख्या करते समय ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्पादन की शक्तियां कौन सी हैं और उत्पादन के संबंध। उत्पादन का संबंध वो संबंध है जिसमें मनुष्य एक समाज में, अपने समाज में उत्पादन करने के कारण आवश्यक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब खेती करते हुए, खेती करना किसान की आवश्यकता है और खेती करते हुए विभिन्न किसान
जो एक दूसरे के साथ उस खेती के कारण संबंध बनाएंगे, खेती के कारण संपर्क में आएंगे, वो उनका आपसी उत्पादन संबंध हुआ, उत्पादन के कारण। और वही किसान अपनी उपज को जब व्यापारी को बेचते हैं, तब व्यापारी और किसान का जो संबंध बना है वह भी उत्पादन संबंध है। इसी प्रकार से प्रत्येक काल में उत्पादन की शक्तियां होती हैं और उत्पादन के संबंध होते हैं। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि हमें यदि इतिहास को समझना है तो इन उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों पर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो मूलभूत शक्ति है, यही वो आर्थिक शक्ति है जिसके कारण इतिहास एक युग से निकल करके दूसरे युग में प्रवेश करता है। जब ये उत्पादन के संबंध बनते हैं, क्योंकि ये आधार का काम करते हैं, इन्हीं उत्पादन के संबंधों को स्थायी बनाने के लिए या इन उत्पादन के संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके ऊपर उसी प्रकार की राजनीतिक, कानूनी और सांस्कृतिक व्यवस्था और संबंधों का भी निर्माण किया जाता है। और कार्ल मार्क्स उसको सुपर स्ट्रक्चर या ऊपरी संरचना का नाम देता है। एक तो होता है बेस यानी कि आधार संरचना, आधार संरचना है आर्थिक और भौतिक। इसी आर्थिक संरचना पर, और आर्थिक संरचना का मुख्य रूप क्या है? उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध। इन्हीं के ऊपर समाज का एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है जो इन उत्पादन के संबंधों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए जरूरी है। इस प्रकार जो बटा हुआ समाज होता है जिसमें बहुत सारे किसान खेती करते हैं, या आगे जब हम विभिन्न चरणों को अभी समझेंगे तब उसका हम देखेंगे विस्तार से, इसको बनाए रखने के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, पुलिस है, सेना है, ये सारा का सारा एक प्रकार का सुपर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। एक अधिसंरचना यानी कि संरचना के ऊपर की संरचना का निर्माण किया जाता है। इस तरह से एक व्यापक एक युग के मानव समाज का निर्माण होता है। और कार्ल मार्क्स यहाँ पर आगे ये कहता है कि जैसे जैसे इन उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे इतिहास बदलता जाएगा। जब उत्पादन करने वाला किसी एक प्रकार से उत्पादन करता है और जब कुछ समय पश्चात तकनीक के विकास के कारण उसके उत्पादन करने का तरीका बदल जाता है, तो उस बदले हुए तरीके के कारण उत्पादन के संबंध भी बदलेंगे। और जब उत्पादन के संबंध बदलेंगे तो उसके कारण मनुष्य का पूरा समाज का ढांचा बदलेगा और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पूरे राजनीतिक यानी कि पूरा एक समाज का सुपर स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को कार्ल मार्क्स बहुत ही अच्छी तरीके से एक वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और इसलिए कार्ल मार्क्स के इस आर्थिक व्याख्या को जो इतिहासकार हैं या जो विचारक हैं उसे वैज्ञानिक व्याख्या भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स स्वयं ये कहता है कि उसका जो इतिहास को जो समझाने का आधार है वो काल्पनिक नहीं है वरन वैज्ञानिक है। इतिहास में जो भी तथ्य घटित हुए थे उन्हीं तथ्यों के आधार पर वह उसकी व्याख्या करता है। इस तरह से कार्ल मार्क्स, अभी हमने यह जो पूरा इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो आधार समझा है, जिसमें हमने द्वंद्वात्मकता की बात करी, जिसमें हमने ये कहा कि यह जो द्वंद्वात्मकता है ये मूलतः पदार्थ में घटित होती है और इसीलिए मानव का इतिहास बनता है। और इस पदार्थ में जब मनुष्य अपने श्रम को मिलाता है तब नए श्रम संबंध बनते हैं
और यही इतिहास के मूलभूत स्वरूप को निर्धारित करता है। और उत्पादन के शक्तियां और उत्पादन के संबंध, ये इतनी बात हमने समझ ली। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो उत्पादन की शक्तियां हैं या जो उत्पादन के साधन हैं, इसके आधार पर कार्ल मार्क्स ने इतिहास के 5 युगों के बारे में बताया है। मार्क्स ये कहता है कि जब मनुष्य इस प्रकृति ने मनुष्य को पैदा किया, तब से लेकर के आज तक या भविष्य का समय भी इसमें कार्ल मार्क्स लेता है, संपूर्ण मानव के जो युगों को, जो भूतकाल से लेकर के वर्तमान और भविष्य तक भी जाता है, कार्ल मार्क्स 5 युगों में विभाजित करता है इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर। तो पहला युग है आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग जो है वो युग था जब मनुष्य अस्तित्व में आया ही था, उसकी सभ्यता और संस्कृति का कोई भी विकास नहीं हुआ था। वह केवल कंदमूल खाकर के और शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता था। शिकारी अवस्था में वो शिकार करने के लिए समूह में घूमता रहता था, और जिस शिकार को वो अपने शक्ति से शिकार कर लेता था, उसको फिर सामूहिक रूप से ही उसका उपभोग करता था। इस प्रकार से आदिम साम्यवादी युग जो था वो मनुष्य का एक घुमक्कड़ जीवन था। इस घुमक्कड़ अवस्था में उस समूह में रहने वाले, उस कबीले में रहने वाले सभी लोग जो थे वो समान थे, कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था, किसी प्रकार के स्थायी संबंध नहीं थे। और एक ये जो अवस्था थी एक साम्यवादी अवस्था, यानी कि समानता का जो व्यवहार है, समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ घूमते हुए करते थे और अपना पेट भरते थे, भरण पोषण करते थे और अपनी समूह में रहते हुए सुरक्षा भी करते थे। इस आदिम साम्यवाद से निकल करके जब अगले चरण के तरफ जब मनुष्य आते हैं, वो है दास युग। इस दास युग से आने से पहले जो परिवर्तन होता है वो ये है कि इसी आदिम साम्यवादी युग के अंतिम चरण में मनुष्य लगातार अपने अनुभव से वो कुछ काम करना सीखता है, वो कुछ आदिम प्रकार के औजार बनाना सीख लेता है, वो आग जलाना सीखता है, यानी कि अग्नि का आविष्कार। ये मनुष्य अग्नि पैदा करना सीखता है, कुछ पत्थर के औजार बनाता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इस युग के अंत में वो है पौधा उगाना। और जब मनुष्य कोई स्वयं अपने श्रम से जब वो कोई पौधा उगाता है तो पौधे को उगाना कृषि युग के आने का सूचक माना जाता है। इस प्रकार से मनुष्य इस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि अब वह केवल प्रकृति से मिलने वाले कंदमूल और शिकार पर ही निर्भर नहीं रहेगा, वरन अपने श्रम से कार्य करेगा, खेती करेगा और अपने श्रम को मिला करके अपना उत्पादन करेगा। उत्पादन का जो युग, पहला युग शुरू होता है, उस युग को कहते हैं दास युग। और इस युग की दास युग के आने की जो कहानी है वो ये है कि जब मनुष्य खेती करना प्रारंभ करता है तो उसे घुमक्कड़ जीवन को छोड़ करके एक किसी निश्चित स्थान पर रहना पड़ेगा। और जो समूह घूमता रहता था, अब वो समूह एक किसी निश्चित स्थान पर रहेगा। उस निश्चित स्थान पर रहने से उसमें कार्य का विभाजन होगा और वो श्रम करेगा। श्रम करते हुए कुछ लोग उत्पादन करेंगे, कुछ लोग सुरक्षा करेंगे उस समूह की। इस प्रकार से जब यदि और दूसरे कबीलों के साथ कोई संघर्ष होता है तो दो कबीलों के बीच में संघर्ष का प्रारंभ हुआ। दो कबीलों के बीच जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई का फायदा ये हुआ कि जो कबीला विजयी होता था वो कबीला उस हारे हुए कबीले के सभी लोगों को अपना दास बना लेता था और इन दासों से वो अधिक मेहनत के काम करवाते थे
और खुद आराम का जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से मनुष्य के इतिहास में दास युग शुरू हुआ, ऐसा मार्क्स कहता है। गुलामों के द्वारा करवाए जाने वाले सभी कामों के ऊपर जो स्वामी हैं वो निर्भर रहते थे, और स्वामी के लिए दास वैसा ही था जैसे कि कोई अचल संपत्ति होती है। दासों को बेचा जाता था, दासों को खरीदा जाता था, दासों के साथ पशु जैसा ही व्यवहार किया जाता था। पशु और दास में कोई भेद नहीं किया जाता था। तो इस दास पर मालिक का पूरा अधिकार था, और जो भी श्रम का कार्य है वो दास करेगा, और उस श्रम का जो उत्पादन हुआ है उसका उपभोग स्वामी करेगा। इस प्रकार यह युग चला। तीसरा जो है वो सामंती युग है, और इस सामंती युग में तब मनुष्य पहुंचता है जब जीतने वाले जो कबीले हैं वो बनकर के थोड़े स्थायी जो है वो राज्यों में परिणत हो जाते हैं, और ये जो राजा हैं वो अपने सैनिकों को भूमि के टुकड़े दे देते हैं और खुद लड़ाइयों में व्यस्त रहते हैं। तो राजा और उनके सेनापति और उनके जो सैनिक सामंत हैं वो युद्धों में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने जमीन पर, वो जमीन के मालिक वो स्वयं बन जाते हैं, और इस जमीन पर जोत करने के लिए वो किसानों को रखते हैं। तो जो पहले दास थे उन दासों को इसी शर्त पर छोड़ दिया जाता है कि वो दासता का जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, किंतु उन्हें सामंत की भूमि को जोतना पड़ेगा। इस प्रकार से एक बंधुआ मजदूरी का एक उस युग का प्रारंभ होता है, जबकि सामंत की भूमि को जोतने का काम बंधुआ किसान करेगा। किसान को उसकी भूमि को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा, और उसके बदले में फसल का एक भाग या जमीन का छोटा सा टुकड़ा उसे मिलेगा। दास युग से अधिक अच्छी यह अवस्था है, सामंती युग है, क्योंकि इसमें खेती बाड़ी करने के बाद किसान स्वतंत्र होता है कि वो अपने खाली समय को कुछ उपयोगी कार्य में लगाए। और इस सामंत युग में कार्ल मार्क्स ये कहता है कि कुछ हथकरघा, कुछ कढ़ाई, कुछ हाथ से बनने वाले कुछ औजार बनाता है। इस प्रकार से विभिन्न कलाओं का विकास इस सामंती युग में होता है। अपनी कलाओं के द्वारा, जैसे कि बर्तन बनाना, भांडे बनाना, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाना, ये सारे काम खाली समय में जब किसान करते हैं तो इनको बेचने के लिए एक नए व्यापारी वर्ग का उदय इस सामंत युग के अंत में हो जाता है। यह जो व्यापारी वर्ग है, जो कि मूलतः उसका काम है चीजों को खरीदना और बेचना, इसके कारण इसके पास पूंजी इकट्ठी होती है, और जब इस युग के अंत में और इसमें जिस औद्योगिक क्रांति का आगमन होता है, और शरीर से श्रम करने की बजाय मशीन का जब आगमन हो जाता है, मशीन इंसान बना लेता है, तब हाथ से मेहनत करने का काम के स्थान पर मशीन मेहनत करने लगती है, और इस तरह से अब एक नए चरण में मनुष्य प्रवेश करता है, जिसको कि पूंजीवादी युग कहा जाता है। ये जो पूंजीवादी अवस्था है, इसमें पुराना जो सामंत है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि पूंजीपतियों के पास, व्यापारियों के पास इतनी अधिक संपत्ति इकट्ठी हो जाती है कि वो राजा को ये मजबूर कर देती है कि वो पूंजीपति के हितों की रक्षा करे और सामंतों का सफाया करे। तो सामंतवाद सफाया हुआ, और उत्पादन का नया संबंध आया। उत्पादन के जो नए संबंध बने वो बने पूंजीपति और मजदूर के बीच में। उत्पादन की जो शक्ति है वो है मशीन। इस प्रकार से ये जो नया पूंजीवाद का युग आता है, और इसमें पूरा का पूरा समाज का ढांचा बदल जाता है। पहले गांव आधारित ग्रामीण जीवन था, पूंजीवाद के आने के बाद नए शहर बनते हैं, उद्योग धंधों के कारण नई नई संरचनाएं अस्तित्व में आती है, शिक्षा का विकास होता है, नई प्रकार की सड़कें, आवागमन के साधन, ये सब का सब जो है मशीन आधारित एक नए युग का उदय होता है। इस युग में पूंजी अधिकाधिक सिकुड़ती चली जाती है, यानी कि जिसके पास पहले से पूंजी है वो और अधिक पूंजी बढ़ाता है, और
एक बड़ा वर्ग जिसको जो पहले किसान था उसके पास अपना कोई काम नहीं बचता तो वो गांवों से शहरों की ओर पलायन करता है और उद्योगों में काम करने के लिए मजदूर के रूप से काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये एक सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, इन्हें इतना ही मिलता है जितना कि इनका जीवन चल जाए। इन्हें अपने श्रम को बेचना पड़ता है और इस प्रकार से इनके पास कोई भी संचय नहीं होता, न पूंजी का संचय कर पाते हैं न श्रम का संचय कर पाते हैं। यह एक शोषण आधारित व्यवस्था है। अब कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ये जो हमने युग देखे, दास युग, सामंत युग और पूंजीवादी युग, इन तीनों ही युगों में दो प्रकार के जो है वो संबंध बनते हैं। उत्पादन के संबंधों में दो प्रकार के वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग था जो शोषण करने वाला वर्ग है और जो दूसरा वर्ग था वो जिसका शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार से वर्ग संघर्ष प्रत्येक युग में उत्पन्न होता है, किंतु यह जो वर्ग संघर्ष है ये पूंजीवाद के अंत तक सबसे विकराल रूप धारण कर लेता है, क्योंकि मजदूरों की दशा इतनी दयनीय हो जाती है। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के पूंजीपति एक हो जाते हैं और पूरी दुनिया के जो मजदूर हैं वो अपनी बदहाल जिंदगी के लिए पूंजीपतियों के खिलाफ यदि वो क्रांति करें तो वो संभव है कि वो क्रांति सफल हो जाए। और कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ये क्रांति भविष्य में निश्चित रूप से होगी, किंतु कब होगी इसके लिए हम कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते। इसलिए पूरी दुनिया के मजदूर यदि एक होकर के और प्रयास पूर्वक संगठित होकर के यदि पूंजीपति का सफाया कर दे, पूंजीवाद को समाप्त कर दे, तो यह क्रांति मजदूर अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा आज और अभी ला सकता है और एक भविष्य के साम्यवादी समाज का निर्माण वर्तमान में ही कर सकता है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स मजदूरों में यह एक आशा की किरण जगाता है कि एक निश्चित प्रकार से क्रांति करके वे शोषण आधारित इतिहास की इस वर्ग संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। शोषण करने वाले वर्ग को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है और एक नए साम्यवादी युग का उदय होगा जिसमें शोषण करने वाला वर्ग रहेगा ही नहीं, इसलिए राज्य की भी आवश्यकता नहीं होगी और मजदूर जो हैं सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और उनको आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। इस प्रकार जो है वो इतिहास की एक व्यवस्थित व्याख्या कार्ल मार्क्स प्रस्तुत करता है। अब विभिन्न युगों में जो उत्पादन की शक्तियां और जो उत्पादन के संबंध बने हैं उनका हम एक नजर देख लेते हैं। एक नजर में जो आदिम साम्यवाद था उसमें उत्पादन के जो आदिम साधन थे वो उत्पादन था ही नहीं, क्योंकि उसमें तो प्रकृति से ही मनुष्य ग्रहण करता था कंदमूल और शिकार के द्वारा। और उत्पादन यानी कि पूरी प्रकृति का जो कच्चा माल था उस पर समाज का सामूहिक स्वामित्व था आदिम समाज में। और यह जो समाज था इसमें क्योंकि उत्पादन मनुष्य के पास कोई इस प्रकार का श्रम संबंध नहीं था, सभी मिलकर के ही शिकार करते थे, मिलकर के ही प्रकृति से अपनी वस्तु प्राप्त कर लेते थे, तो यह एक वर्ग विहीन समाज था। दूसरा जो समाज बनता है वो दास प्रथा बनती है और इन दासों पर जो है वो स्वामी का निजी स्वामित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार संख्या में दासों को रखता है और इस युग में जो खेती करने का जो काम है, खेत में श्रम करने का काम है, वो दास करता है और दास और स्वामी के उत्पादन संबंध बनते हैं और इस युग का नाम है दास युग। तीसरा जो उत्पादन की शक्ति है वो है किसान एवं भूमि, अर्थात भूमि पर किसान खेती करेगा। दास युग में पशुपालन है ले और जो सामंत युग है उसमें किसान और भूमि जो है वो उत्पादन की शक्तियां हैं और उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसका स्वामित्व होगा सामंत का। इस प्रकार से सामंतवादी युग है जिसमें किसान और सामंत के संबंध बनते हैं, उत्पादन संबंध बनते हैं। इस उत्पादन के कारण ही वो
उस तरह से संबंध बनते हैं। अगली जो अवस्था आती है वो पूंजीवाद आता है, और इस पूंजीवाद में उत्पादन की शक्ति है मजदूर और मशीन, यानी कि मशीन के द्वारा मजदूर उत्पादन करता है एक कारखाने में। तो इस कारखाने में जो भी उत्पादन होगा उसका जो स्वामी है वो पूंजीपति होगा, और इस युग में श्रमिक और पूंजीपति के संबंध बनते हैं, और इसे पूंजीवाद या पूंजीपतियों का युग कहा जाता है। अगला जो अंतिम चरण आएगा मार्क्स के अनुसार, उसमें भी जो उत्पादन का जो शक्तियां हैं वो मशीन होगी और समाज के सभी लोग होंगे। उसमें कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिस पर उत्पादन का स्वामित्व होगा, और इस अंतिम अवस्था में उत्पादन के जो साधन हैं उसमें समाज का सामूहिक स्वामित्व होगा। और इस सामूहिक स्वामित्व वाली अवस्था में केवल एक ही वर्ग रहेगा ही नहीं, सभी लोग समाज रहेंगे, एक साम्यवादी समाज होगा, और यह एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज होगा। अब यह जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, इसके कुछ जो निष्कर्ष हैं वो ये हैं, इनका हम पहले ही विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं कि इतिहास का जो अध्ययन है वो कार्ल मार्क्स सामाजिक विकास के नियम को जानने के लिए करता है, और जब वो इसका अध्ययन करता है तो वो ये पाता है कि सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन है वो आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन के कारण ही आता है, और इसलिए किसी भी समाज के विकास में आर्थिक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक तत्व के कारण ही राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे बनते हैं। प्रत्येक युग में दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग शोषण करता है, दूसरा वर्ग वह है जिसका शोषण किया जाएगा। और उत्पादन की शक्तियों में जब परिवर्तन आता है तो उत्पादन के संबंधों में भी आवश्यक रूप से परिवर्तन आएगा। वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की कुंजी है, और वर्ग संघर्ष जो है वो उसी द्वंद्वात्मकता की ओर संकेत करता है कि आंतरिक विरोध उत्पन्न होता है। एक वर्ग जब बनता है तो उनमें आपस में जो विरोध है, ये द्वंद्वात्मकता के कारण ही वर्गों में संघर्ष होता है, और अगली अधिक अच्छी अवस्था की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो मार्क्स ये कहता है कि दास युग से अच्छा सामंत युग था, सामंत युग से अच्छा पूंजीवाद था, लेकिन इनमें एक कालांतर में फिर से इनमें नेगेटिविटी आ जाती है, और उस नकारात्मकता के लिए फिर से एक नए युग की ओर इतिहास बनता है। और इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या का एक निश्चित उद्देश्य था मार्क्स के लिए, और वो ये था कि वो पूरी दुनिया के मजदूरों को एक क्रांति के लिए आह्वान करता है, और इस पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि पूंजीवाद मजदूरों के शोषण के लिए जिम्मेदार है। इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचकों ने आलोचना करी बहुत आधारों पर, जिसको हम संक्षेप में देख लेते हैं। पहला तो यही है कि इसमें इतिहास के निर्माण में मार्क्स जो है वो एकमात्र आर्थिक तत्व को ही महत्वपूर्ण मानता है। यह गलत है, बहुत सारे तत्वों का इसमें योगदान रहा है। केवल आर्थिक आधार पर इतिहास की संपूर्ण व्याख्या संभव नहीं है। उसके लिए हमें सैनिक तत्व को, धर्म को, मनुष्य की चेतना को, विभिन्न प्रकार के राजाओं के जो व्यवहार थे, विभिन्न विचारों का जो निर्माण हुआ, ये बहुत सारे जो तत्व हैं, और कई बार संयोग से भी इतिहास के निर्माण में योगदान होता है। तो यही सारी वो बातें हैं जिसके कारण आलोचना की गई। और एक आलोचना का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मार्क्स ये कहता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में हमेशा ही पदार्थ में द्वंद्वात्मकता रहेगी, और इसके कारण इतिहास में भी हमेशा ही परिवर्तन होता जाएगा। किंतु पांचवें युग में आकर के, साम्यवादी युग में आकर के इतिहास रुक जाएगा, और मार्क्स ये कहता है कि फिर हमेशा के लिए सारे वर्ग समाप्त हो जाएंगे। यह कैसे हो सकता है जब पदार्थ का अंतर्निहित गुण ही द्वंद्व के कारण निरंतर परिवर्तन, निरंतर विकास, निरंतर अपने स्वरूप को बदलना है। तो एक युग में आकर के कैसे इतिहास रुक जाएगा, यह बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ में आने वाली नहीं है। किंतु फिर भी इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भी ये तो हम कह ही सकते हैं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या ने पहली बार आर्थिक तत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से समझने के लिए एक आधार प्रदान किया विचारकों को, और मार्क्स ने ये समझाया
कि यह जो शोषण है ये एक प्रकार का एक सुविचारित शोषण है, और इस शोषण की प्रक्रिया को उसने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इसमें समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।